आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे AI इम्पैक्ट समिट की, जो भारत में हुआ अभी कुछ ही दिन पहले, और इसके हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक तरह का असर नज़र आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक टूल नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अहम जरिया बन चुका है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस समिट का मकसद जिम्मेदार, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव AI के लिए ग्लोबल बातचीत को आगे बढ़ाना है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या AI वाकई में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ग्रोथ का इंजन भी बन सकता है? क्या इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर AI गवर्नेंस में नए डायरेक्शन तय कर पाएगा? और क्या टेक्नोलॉजी और एथिक्स के बीच बैलेंस बनाना पॉसिबल है? इन्हीं सब सवालों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज से प्रोफेसर मनसफ आलम हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस JNU से प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। पहला सवाल मैं मनसफ जी आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि हम AI की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जो समिट हुआ है 19 फरवरी 2026 हम कह सकते हैं, और दिल्ली के भारत मंडपम में जो हुआ, लेकिन इसमें 89 कंट्रीज़ और बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी हमने इसमें सपोर्ट जिस तरीके से देखा है, तो एक ग्लोबल वॉइस जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो इसमें नज़र आ रहा है। साथ ही एक ग्लोबल विजन भी हमें इसमें नज़र आया है। इन सब को लेकर, इस समिट को लेकर भी, और इस समिट के जो आउटकम्स हैं उसको लेकर क्या टेक है आपका? देखिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो AI सबमिट कराया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारे स्टूडेंट थे, टीचर थे, वो सब वहाँ गए और नए नए टेक्नोलॉजी जो AI से रिलेटेड है उन सब के बारे में जानकारी मिली। क्योंकि बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, तो नया टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे है उसको हम आहिस्ते आहिस्ते मॉडिफाई करके इन्हेंस करके आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब लोग हमारे कंट्री में ये सबमिट हुआ और कंट्री के सारे यंग स्टूडेंट, यंग टीचर और सारे टीचर वहाँ गए, और जाने के बाद बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, किस कंट्री में कौन से AI में क्या चल रहा है और हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। तो कई जगह से टेक्नोलॉजी को जानकारी लेकर और नए टेक्नोलॉजी को हमारे कंट्री में आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपसे जो मैं प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल जी जानना चाहती हूँ, क्योंकि समिट तो हुआ है और समिट से एक बात ये भी हुई है कि जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट है उसके लिए तो एक अलग तरह की लर्निंग हो सकती है, लेकिन हमारी जो हम जैसी जनरेशन है या हमसे पहले के जो लोग हैं उनके लिए ये एक अंडरस्टैंडिंग तो बनी है कि AI कुछ है, AI अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा, AI बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। लेकिन एग्जैक्टली AI क्या है? कैसे एक जो आम शहरी है उसके जीवन में AI से तब्दीलियां आएंगी? क्या बदल जाएगा AI के होने से? कैसे कैसे वो बदलाव को महसूस कर पाएंगे? या अभी जो वो चीज़ें कुछ विटनेस कर रहे हैं लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है कि ये AI की वजह से है, वो सब हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, AI की जो शुरुआत हुई उसका था कारण कि क्या कुछ काम जो मनुष्य करता है, सोचता है, हाँ, उसको क्या मशीन कर सकता है? मतलब मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है, ये एक आइडिया था। राइट। लेकिन कुछ कारणों से AI में डेवलपमेंट 2000 के पहले उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये था कि शायद कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। दूसरा रीज़न है डाटा उतना नहीं था। तीसरा है जो AI में जो एल्गोरिदम्स जो पहले थे उतने सक्षम नहीं थे। लेकिन 2000 के बाद अचानक जो ये डेवलपमेंट हुआ है इन तीनों दिशाओं में, डाटा के टर्म्स में कि अब डाटा अवेलेबल है काफ़ी मात्रा में, जो ज़रूरत है मशीन को उससे सीखने के लिए। दूसरा
कि कंप्यूटेशनल पावर वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तीसरी चीज़ जो है, जो मशीन को सीखने सिखाने के लिए जो एल्गोरिदम्स चाहिए उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। उस कारण से एआई आज के दिन हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। आप देखो, मेडिकल डोमेन में काफ़ी डिसीज़न जो लिए जा रहे हैं वो एआई के हेल्प से लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट कई जगह तो रोबोट्स सर्जरी में हेल्प कर रहा है। राइट। मतलब किसी डिसीज़ के बारे में समझना, वो पहले ही उसको एक आगाज़ हो जाए कि ये सिम्टम्स है और इस सिम्टम्स के कारण ये एक बड़ा बीमारी का रूप बन सकती है। अर्ली डिटेक्शन इसमें हेल्प हो रही है। आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए वेदर फोरकास्टिंग में अच्छे मॉडल्स बन रहे हैं, फोरकास्टिंग में बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप फाइनेंस में देखिए, आप ई कॉमर्स में देखिए, आप मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, हाँ, आप चाहे सोशल नेटवर्क डाटा को एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आप डिप्रेशन डिटेक्शन, तो जिंदगी में किस व्यक्ति को किस कारण से डिप्रेशन आ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप आज के दिन वॉइस के बेसिस पे, टेक्स्ट के बेसिस पे, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे डिप्रेशन डिटेक्ट करना बड़ा आसान सा हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि एआई के कारण साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आप जो काम पहले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, पहले जिस काम को करने में बरसों लग जाते थे, और मतलब मैन पावर के टर्म्स में, या एक्सपेरिमेंट करने में बहुत पैसे खर्च होते थे, अब वो सिमुलेशन के बेसिस पे हम ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं, मटेरियल की खोज कर सकते हैं। तो बहुत दिशाओं में इसका पेनिट्रेशन हुआ है और इसका फायदा हमें होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर साइंस में डेवलपमेंट है तो हम लोगों को फायदा है, गवर्नेंस में डेवलपमेंट है तो फायदा है, इकोनॉमिक में अगर डेवलपमेंट है तो हमें फायदा है। तो इस तरीके से हमें लगता है एआई का बहुत हमें फायदा होगा। प्रोफेसर मुंसफ आलम जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडवांसमेंट की और उन सब चीज़ों की, और उसमें एआई जो है वो एक बड़े कंट्रीब्यूटर के लिहाज से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और वैसे में इतने सारे नेशंस का हमारे यहाँ पर आना, वो विजुअल सबने देखे, अखबारों में लगातार खबरें हैं उस समिट को लेकर, और एक बहुत पॉजिटिव सा माहौल हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। लेकिन हमारी लीडरशिप जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर न सिर्फ अवेयर है, बल्कि वो जानती है कि हम जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए टेक्नोलॉजी का उसको शामिल करना हर चीज़ में वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हम डिजिटल इंडिया की बात करें या फिर हम सेल्फ रिलायंस की बात करें, इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, और उसमें एआई जो है ये किस तरह का ड्राइविंग फोर्स हो सकता है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए डेवलप्ड की तरफ जाने में। देखिए, इसमें एक बात मैं कहूँगा कि वातावरण के अनुकूलित जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता है उसका जीवाश्म प्राप्त हो जाता है। इसे हमें निष्कर्ष से निकलता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। पहले कुछ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हम कंट्री में यूज़ करते थे, लेकिन आज जो एआई टेक्नोलॉजी आया, दुनिया में हर एक इंसान एआई में काम कर रहा है। अब हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। देखिए, हम लोग डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे कंट्री में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, टैलेंटेड टीचर्स है, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज है जिसको लेकर हम बना सकते हैं। मैं बताऊं कि प्री एआई समिट में मैं एक लेक्चर देने गया पोर्ट ब्लेयर में। वहाँ मुझे एक आइडिया आया कि हम अपना चैटबॉट क्यों नहीं बना सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे यूज़ किया जाए। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे कंट्री ने बनाया जो वर्ल्ड लेवल पे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि चैटबॉट बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी।
यानी कि हमें यूज करना होगा प्रोसेसर के जगह पे हमें बहुत सारे आपको प्रोसेसर यूज करना होगा, आपको जीपीयू का इस्तेमाल करना होगा। और जब बहुत सारे जीपीयू हम यूज करें, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे हीट प्रोडक्शन होगा, तो हीट प्रोडक्शंस को यूटिलाइज करने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। तो हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह है जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर की फैसिलिटीज हैं। हमें पैसा लगाना है, यानी कि जीपीयू को यूज करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम अच्छे से अच्छे पैरामीटर देकर नया बना सकते हैं। तो हमारे कंट्री में मैं कह सकता हूं कि टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको सेव करने की ज़रूरत है, उसको गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, उसको गाइड करने की ज़रूरत है। अगर हम स्टूडेंट को अपने यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में उसको बताएं कि हम चैट जीपीटी कैसे बनाएंगे, पैरामीटर को कैसे देना है, कैसे जीपीयू को यूज़ करना है, तो अगर हमारे स्टूडेंट सीख लेते हैं तो बहुत सारे एक साथ मिलकर क्रिएटिव माइंड लगाकर नए नए एआई टूल बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे एआई टूल हैं और डे बाय डे नए नए टूल आ रहे हैं। तो हमारे कंट्री में आने वाले दिनों में देखिएगा कि काफ़ी चीज़ें एआई के फील्ड में अच्छे तरीके से स्टूडेंट करके आगे निकलेंगे। ग्लोबली अगर मैं आपसे प्रोफेसर रमेश कुमार जी जानना चाहूँ कि ग्लोबली हम इसको कैसे देखते हैं, वर्ल्ड वाइड अगर हम इसको देखें, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ एक तरह का कंपटीशन भी होगा, लेकिन बावजूद उसके हम कह रहे हैं कि बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से इसका जो उसको बंटवारा कह लें या उसको एक्सचेंज टेक्नोलॉजी का हम कह लें, मतलब बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि यहाँ पर न सिर्फ हमारी लीडरशिप की तरफ से बल्कि जो हिस्सा थे एआई समिट का उन सब की तरफ से पॉइंट आउट किए गए हैं। तो उस अगर ग्लोबल विजन के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँ तो हम कहाँ पर हैं और क्या वाकई हम पाथ ब्रेकर्स हैं, हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, कहाँ पर है हमारी अभी सिचुएशन एआई को लेकर? देखिए, अगर आप आज के दिन सीईओज जो डिफरेंट टॉप कंपनीज के हम अगर देखें तो वो कौन है? वो भारतीय मूल के हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय मूल के जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब रही बात कि हम भारत में रह के क्या कर सकते हैं। इस एआई समिट का ये फायदा हुआ है। देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल इस एआई समिट में रहा वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और वो 7 पिलर्स के उन्होंने बनाए हैं जिस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। और उससे सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि सारे साउथ ब्लॉक के कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। इसमें कॉपरेशन की बात हुई है। राइट। तो पहला जो कहते हैं स्तंभ है वो स्तंभ रखा है अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग एआई रिसोर्सेस, जो आम जनता को मिले और उनको यूज करके डिफरेंट एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। क्योंकि स्क्रैच से डेवलप करने से शायद बहुत समय लग जाए, बहुत रिसोर्सेज की जरूरत पड़े। तो अगर वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इस कोलैबोरेशन से अगर यहाँ के लोगों को मिलेगा तो जो प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे वो सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि और भी साउथ ब्लॉक की जो कंट्रीज़ हैं उनको भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उनको भी फ़ायदा होगा। दूसरा जो स्तंभ है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग एआई यूज़ केसेस हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से मतलब साबित हो चुके हैं कि ये फ़ायदे की चीज़ हो रही है, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बहुत चीज़ें प्रेडिक्ट करना, है ना। तो अब वो आप कह रहे हैं कि डेट शुड बी वो अवेलेबल हो डिफरेंट कंट्रीज़ को और उनको यूज़ करके वो अपने कंट्रीज़ के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकें। जैसे कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऑलरेडी जो बने हुए हैं, क्या वो मल्टीलिंगुअल के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो वो अगर हमें अवेलेबल होगा तो शायद हम जल्दी से उस मॉडल को बनाने में सक्षम होंगे। तीसरा जो स्तंभ रखा गया है वो रखा गया है कि सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई।
तो किस तरीके से एआई हेल्प करेगा हमारे जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हों, ट्रस्टवर्दी हों, जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रस्टवर्दी बने। तो इस कॉपरेशन से सबको फ़ायदा होगा, इंडिया की कोई फ़ायदा होगा। अगर आप देखें तो काफ़ी हिस्सा हमारे जीडीपी का लॉस फ्रॉड के कारण होता है। चौथा जो स्तंभ है वो है एआई फॉर साइंस। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगे और नए नए कहते हैं मॉडल्स बनाएंगे और साइंटिफिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। पांचवी स्तंभ जो है वो सोशल एम्पावरमेंट की है, उसमें फ़ायदा होगा। छठी जो बात रखी गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट। सातवीं जो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रीसाइलेंट एंड एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम। तो अभी जो एआई सिस्टम यूज कर रहे हैं वो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, क्या हम उस एनर्जी का रिडक्शन कर सकते हैं? तो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बनाएं। तो मुझे लगता है कि इन कॉपरेशन से हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो हमारे कंट्रीज़ के फ़ायदा होगी। और साथ में ये पास्ट में भी देखा गया है कि इंडियंस ने अगर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया है। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन एआई डोमेन जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में कर पाएं तो ज़रूर हम एक पॉजिटिव राह पे चलेंगे। इसके साथ जो चीज़ देखी गई है, जो अभी कॉपरेशन की बात हुई है, ये प्रोजेक्टेड है कि $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर कंट्री में होती है तो रोजगार मिलेंगे, इकोनॉमिक अच्छी होगी। फिर मोर देन if I am remember correctly, more than $50 बिलियन इज फॉर डीप टेक। तो मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन ज़रूरत ये है कि इस चीज़ को हम जो आम नागरिक हैं और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है इसका अहम समझते हुए इस टेक्नोलॉजी को ठीक से समझे। राइट। तो ज़रूरत है कि हम ट्रेनिंग करें एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की, मतलब रिसोर्स पर्सन की जो एआई में अभी इतने कैपेबल नहीं है, वो एआई की शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके वो अपने आप को मतलब उस लायक बनाएं कि इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा है कि हम मैन पावर जनरेट करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सो डैट इस मौके का, इस सुनहरे मौके का हम अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठा सकें। ओके। प्रोफेसर मनसफ आलम जी, क्योंकि जो सर ने कहा उसी को मैं और आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें देखिए रिसर्च है, एक जो साइंटिफिक एनवायरनमेंट की बात है वो भी हम कर सकते हैं। नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग लाइक कि हम एक नेशन है, जो अदर नेशंस जो यहाँ पर आए थे उसके अलावा भी अगर हमें किसी तरह की कोई उनके साथ में कोई कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है, उनके साथ में कोई नेटवर्किंग करनी है, अलावा उसके एक तो स्किल है, आज के दिन में जिसको जानकारी है कि वो कैसे टूल की तरह एआई का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर एक इस तरह का विजन बन रहा है कि हमें एआई सीखना ही चाहिए क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो एआई का ही है, और जो आज स्किल्ड है वो हो सकता है कि 1 साल के बाद उसकी स्किल उस तरह की ना रहे, तो रीस्किल जो है वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे में जिस जनरेशन नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं या जेनजी जिसको कहते हैं हम, उसकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए जो रिसर्च है या बाकी सब चीज़ें हैं, किस तरह का उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा फिजिबल हो सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स एंड कल्चर है, वो स्टूडेंट भी, क्योंकि ये तो सब जगह पर इस्तेमाल होगा, व्हाट दे कैन डू? देखिए, मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस तक महदूद नहीं है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सब्जेक्ट का हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सोशल साइंस में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ में, यानी कि जितने फील्ड ऑफ रिसर्च है वहाँ सब में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल होने का जो रीज़न है क्योंकि डेटा है। मैं कहता हूँ कि नो डेटा नो एआई,
मोर डेटा मोर एआई। अगर डेटा ही नहीं है तो एआई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एआई का जो कंसेप्ट 1942 से लेकर इस पे काम हो रहा था, लेकिन ये 2016 के बाद पॉपुलर हुआ। इसके पीछे जो रीजन है वो डेटा है। 2009 में बहुत सारे सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हुआ। तो 2016 में बहुत सारे आपको चैटबॉट आया और आते थे मैच्योर करते करते 2020 तक। उसके बाद इतने ह्यूज अमाउंट में आपको एआई टूल आने लगे, हर फील्ड में लोग इस्तेमाल करने लगे। अब जो हमारे स्टूडेंट हैं, जेनजी हैं, ये विदाउट एआई सर्वाइव करना मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ पे कंपनी सबसे पहले पूछती थी कि आपको कोडिंग आती है। कोडिंग अगर आती है तो आपको वो हायर कर लेते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है, जब आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी वाले पूछेंगे क्या आपको एआई टूल आता है। अगर एआई टूल आता है तो एआई टूल के जरिए आप कोड को जनरेट कर लेंगे कम समय में, कम कॉस्ट में। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे अभी जहां से सीख रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं या जो भी हैं, जो भी सीख रहे हैं एआई को, कि उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कहां पर, क्योंकि जो जिस फील्ड में है शायद उतना ही वो अभी सीख रहा है, और हो सकता है कि राइट प्लेटफॉर्म से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसको लेकर भी एक डाउट तो है ही। लेकिन वो ठीक से सीखे और राइट प्लेटफॉर्म से सीखे, उस सब को लेकर क्या है सिचुएशन, कहाँ से सीखना चाहिए, क्या हम बता सकते हैं अभी अपने व्यूवर्स को? देखिए, ये एआई टूल सीखने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखना थोड़ा सा टफ लगता था, लेकिन एआई टूल सीखना बहुत ही आसान है। आप सिंपली, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप अपने टीचर के पास जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी भी छोटे छोटे कोर्सेज करा रही है। उसके अलावा मैं कहता हूं कि आप सेल्फ, आपके पास बहुत सारे ट्यूटर्स हैं ऑनलाइन, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं, या कुछ भी नहीं है उसमें ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए एआई टूल में सिंपली प्रॉम्प्ट देना आपको, यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम प्रॉम्प्ट देंगे। जितने भी टूल्स है उसमें आपको टेम्पलेट है, या तो प्रॉम्प्ट है या टेक्स्ट लिख दीजिए, वो जनरेट करके आपको दे देते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है सीखना। हाँ, ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि किस वर्क के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल में होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत छोटे छोटे लोग एफडीपी या 1 वीक प्रोग्राम कराते हैं, उसमें इसको बताते हैं कि किस टूल को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर डिफरेंट फील्ड के अगर बच्चे हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा केमिस्ट्री का है, तो उसके लिए कौन कौन सा टूल है जो उसके रिसर्च में, टीचिंग में या रीडिंग में इस्तेमाल होगा। तो ये अगर आप सिंपली गूगल पे भी जाएंगे ना, किसी भी आपको सर्च इंजन पर जाएंगे, अगर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको टूल मिल जाता है। तो आसान है सीखना, और टीचर के सीखना बहुत आसान है, और हर टीचर को चाहिए कि सीख कर अपने स्टूडेंट को सिखाएं। तो सीखना जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मनसफ जी ने जिसका जिक्र किया ना, रमेश कुमार अग्रवाल जी, कि डेटा हमारे पास आया 2009 में, हमें मालूम है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आए और उससे डेटा का जनरेशन जो है वो ज़्यादा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डेटा लीक हुआ, राइट, और उसी वजह से ये सब चीज़ें, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों ही होते हैं टेक्नोलॉजी के। लेकिन एआई में हमने सीख लिया, लेकिन बावजूद उसके भी एक तो हम एथिक्स की, मॉरल्स की, इन सब की बहुत बात करते हैं, नॉट बीइंग एन इंडियन ओनली, अदरवाइज भी जब हम किसी प्रोफेशन में हैं या किसी भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कुछ एथिक्स तो होते ही हैं। तो और क्योंकि इस समिट में भी एथिकल एआई की जो बात हुई है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उस लिहाज से जो हमारी तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया है हमारी लीडरशिप की तरफ से, वो कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, एथिक्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एक इंसान चोरी करके पैसे कमा लेता है तो उसको समाज एक अच्छी नज़र से नहीं देखता है। तो उसी तरीके से आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप एथिकली वो चीज़ को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो समाज उसको कभी अच्छा नहीं मानेगा। तो अब इसके ये कैसे किया जाए? लेकिन कई बार इग्नोरेंस में भी कई व्यक्ति कोई एथिकली गलत चीज़ें कर बैठते हैं। तो मेरा मानना है कि हम एथिक्स से रिलेटेड एक कोर्स अपने स्टूडेंट्स को हम ज़रूर ऑफ़र करें, और हम उनको जानकारी दें कि कौन सी चीज़
किस समय करनी चाहिए और क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अगर आप कोई पेपर लिखते हो या आप कोई अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हो या आप कोई पेटेंट डेवलप करते हो, अगर आपने किसी रिसोर्स की हेल्प ली है तो आप उसको एक्नॉलेज जरूर कीजिए। ठीक है। जो इस AI समिट में भी जो एक चीज़ हुई, एक घटना हुई, वो बड़ी शर्मनाक घटना हुई कि किसी ने ये क्लेम किया कि ये रोबोट कहते हैं हमने बनाया है, जबकि वो मालूम चला कि वो रोबोट किसी चाइनीज़ कंपनी का था। तो बहुत अच्छा इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट रहा, लेकिन एक छोटी सी गलत हरकत के कारण हमें शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी। तो इसलिए एथिक्स बहुत बार हम समझते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। वो अंदर से हर कोई ये समझे कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के उस काम को करे। और दूसरी चीज़, कई बार इग्नोरेंस में लगता है कि मैंने पेपर का जहाँ से मैंने ये फार्मूला लिखा है या फार्मूला लिया है, उसको लगा ये फार्मूला है, मैंने बस लिख दिया है। लेकिन इसको भी हम एथिकली सही नहीं मानते हैं। अगर आपने फार्मूला कहीं से लिया है तो आपको इसको साइट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड हम अपने बच्चों को, है ना, अपने प्रोफेशनल लोगों को ये बताएं कि एथिकली हमें चीज़ें करनी है। राइट। और ईमानदारी से कोई भी चीज़ हम राह चूज़ करेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जी। क्योंकि जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा इस्तेमाल भी करती है प्रोफेसर मनसफ आलम जी टेक्नोलॉजी को, हिच नहीं होता है उनको, और उनके सामने एक्सेस भी है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जल्दी लर्न भी किया है, और एक्सपोजर जब मिलता है चीज़ों का तो थोड़ा शायद आसान भी होता है। लेकिन बावजूद उसके भी सेफ्टी को लेकर क्या कंसर्न्स होने चाहिए, कितना कोई टूल ट्रस्टवर्दी है, उसके जो भी चेक पॉइंट्स हैं, या फिर क्या किसी तरह की स्क्रूटनी की जाती है। मतलब हमारा सिर्फ ये मकसद है हमारे व्यूवर्स को जानकारी देना कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, लेकिन एथिक्स के अलावा जो सेफ्टी है, जो ट्रस्ट है, वो भी बना रहे, और हम जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका ठीक से इस्तेमाल करें ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ना कि किसी तरह का कोई सरदर्द बन जाए। देखिए, इसमें जब हम AI टूल को यूज करते हैं तो सर ने अभी बात कही इथिकल इश्यूज, यानी कि इथिक्स को हमें बहुत कंसिडरेशंस करना होगा जब भी हम टूल यूज करते हैं, और उसको अपने पर्सनल या रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें तो उसको साइट करना ज़रूरी है। अब साइट कैसे करेंगे? जैसे रिसर्च पेपर है तो रिसर्च पेपर में हम क्या करते हैं कि ऑथर नेम देते हैं, उसका एक फॉर्मेट है, उसमें कर देते हैं। अब AI टूल को यूज करने के लिए भी गाइडलाइन आ चुका है, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो अपने गाइडलाइन बना दिया है, जिसमें आप जो कंपनी है उसका नाम डालिए, फिर जो टूल यूज करते हैं उसका कीजिए, किस डेट में आपने किया, और ये। अब वो ट्रस्टवर्दी की जब हम बात करें, जब भी हम AI टूल यूज करते हैं, कोई सा भी टूल यूज करते हैं, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। तो हमें टर्म एंड कंडीशन को एक बार पढ़ना ज़रूरी है कि क्या किया जा सकता है इसमें, क्या नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, आजकल जितने भी कंपनी हैं, चैटबॉट बनाने वाले, AI टूल बनाने वाले, वो हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि डेटा का सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि आपका डेटा लीक ना हो। लेकिन ये जो वर्ड है, आप इंटरनेट पे हैं, आपको इस इंटरनेट पे डेटा आपका है, वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली कभी भी लीक हो सकता है। तो हमें डेटा का प्रोटेक्शंस देना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कंपनी ट्राई करती है कि अपने डेटा का, यूजर के डेटा का प्रोटेक्शन करें, अपने टूल का प्रोटेक्शन करें। तो आज के डेट में जो मैं देखता हूँ, काफ़ी सिक्योरिटी है, आपका डेटा लीक नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि लीक हो जाता है। तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि इसका मिसयूज ना करे, क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ AI टेक्नोलॉजी का, AI टूल का वॉइस क्लोनिंग कर लेते हैं, और उसको वॉइस क्लोनिंग का मिसयूज करते हैं फ्रॉड करने में। तो इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी AI का यूज करें, ये आप कंस्ट्रक्टिव में का यूज करें, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन आज के डेट में लोग कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट है उसको सीखना चाहिए AI टूल को, और फिर इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। एक चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब हम AI का टूल यूज करने लगते हैं तो लगता है कि हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसा भी ना हो कि हम टोटली उसी पे डिपेंडेंट हो जाए, हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल ना करें। यानी कि एआई यूज़ करने से पहले इंटेलिजेंसी आपको इस्तेमाल करना होगा। अपने इंटेलिजेंसी को लगाइए, वहाँ से मान लीजिए रिजल्ट लिया, और रिजल्ट लेने के बाद अगर है तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपकी जो अपनी इंटेलिजेंसी है उसके रिजल्ट को एनालिसिस करने में लगाना चाहिए, ताकि आप ब्रेन को इस्तेमाल में हमेशा रखें। जी जी बिल्कुल। हालांकि वो मुश्किल लग रहा है ये होना, कहने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम अपने, क्योंकि वो ओरिजिनल आइडिया वहीं से आता है, आप अपना दिमाग, लेकिन और उस दिमाग को ज़िंदा भी रखें, उसके लिए तमाम एक्सरसाइजेज होती हैं सेंसरी जिनको कि किया जा सकता है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि एक मशीन हमारा काम कर देगी तो हम अपने दिमाग का तो काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं। वो कैलकुलेटर के दौर से लेकर और एआई तक आते आते वो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके हैं। लेकिन प्रोफेसर रमेश अग्रवाल जी, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हम ग्रोथ इंजन की बात कर रहे हैं, हम साउथ एशिया की अगर बात करें या अदरवाइज़ भी जितने 88 कंट्रीज़ और बाकी जो इसमें संगठन आए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर अगर देखें, उसमें EU भी है, उसमें साउथ अफ्रीका है, उसमें बहुत सारे नेशंस हैं जिनके की लिस्ट यहाँ पर पढ़ी जा सकती है। लेकिन हम जिस ग्रोथ इंजन की बात कर रहे हैं एज ए नेशन, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ इस तरह के समिट को कंडक्ट करवाना, बल्कि एक ये भरोसा दिलाना उन तमाम देशों को जो कि यहाँ पर इस समिट का हिस्सा बने हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट कि हम कोई सुपीरियॉरिटी उनके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन वो कम से कम हमारे ऊपर इस बात को लेकर भरोसा जता सकते हैं कि जिस डेमोक्रेटिक शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं और जिस नई टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन और बाकी सब चीज़ों, जिस 7 पिलर्स का आपने भी जिक्र किया कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्या हम ग्लोबली एक एक्सेप्टेंस के तौर पर हिंदुस्तान को देख सकते हैं? देखिए, भारत शुरू से इस चीज़ पे विश्वास करता है, जो मैं पहले भी बताया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बड़ी ईमानदारी से भारत को ये भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने 7 स्तंभ की बात की, तो उसमें बात है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल कराएं। तो ये जो वर्ड है अफोर्डेबल, तो ये बहुत मीनिंगफुल चीज़ है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उनको अगर अफोर्डेबल कॉस्ट पे ये टेक्नोलॉजीज़ मिलेगी, तो उस केस में उस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। दूसरी बात जो है, यहाँ कॉपरेशन की बात है कि हम एक दूसरे को कॉपरेट करें, कॉम्प्लीमेंट करें। एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनी हुई है वो हमें अवेलेबल हो, और उस डेवलप टूल्स के बेसिस पे हम कोई नया प्रोडक्ट अपने समाज, अपने साइंस के लिए बना सकें, जिससे कि हमें स्क्रैच से ना बनाना पड़े। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर सारे देश करने में सक्षम होते हैं, तो उनका फ़ायदा निश्चिंत है। फिर अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी इसमें मीनिंगफुल है कि टूल्स, वो हम बताएं कि ये जो टूल्स हैं वो ट्रस्टवर्दी टूल्स हैं, सिक्योर टूल्स हैं। तो ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप कोई टूल्स जो अथाह सागर में कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई टूल यूज़ करते हो और वो किसी तरीके से नुकसान कर देता है आपके सिस्टम को, या डाटा आपका लॉस हो जाता है, प्राइवेसी लॉस हो जाती है, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हो, तो एक अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप ऐसे टूल्स जो ऑलरेडी सिक्योर्ड हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए और वो बताया जाए कि इन ट्रस्टवर्दी और सिक्योर टूल्स को आप यूज़ करके कोई सिस्टम बना सकते हो। तो उस केस में हमारे सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड भी हम काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। जी जी। फिर बात है कि ऑलरेडी जो AI बेस्ड टूल से काफ़ी सारे यूज़ केसेस अवेलेबल हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ स्क्रैच से बनाने में समय लगता है।
लेकिन अगर एक कोई ऑलरेडी चीज बनी हुई है, उसमें कुछ मतलब स्मॉल चेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाना वो ज़्यादा आसान होता है। या कॉस्मेटिक चेंज करके एक नया प्रोडक्ट बना के आप किसी और यूजफुल चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में भी जो हमारे साउथ ब्लॉक की जो कंट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा। राइट। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हेड्स आए, वहाँ के गवर्नमेंट से जो लोग आए, जिस इंथुजियाज्म से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरीके से सरकार ने भी उनको सबको साथ लेके आगे कोऑपरेशन की बात की है, और क्रॉस टेक्नोलॉजी डेवलप की बात हुई है कि दो लोग मिलके हम कोई एक नया काम करेंगे, दो कंट्रीज मिलके काम करेंगे, दो कंपनी। अब आप देखो इसके कारण कई कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश हुए हैं कि मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनीज ने इन्फोसिस से टाई अप किया है अपना, एक दूसरी कंपनीज हैं जिसने अपना टाई अप टाटा ग्रुप से किया है जी। तो उससे फायदा होगा। बिल्कुल। हाँ, मतलब उसी तरह का टाई अप शायद दूसरी कंट्रीज भी इस्टेब्लिश कर पाएंगी। तो मैं इसे एक सही दिशा में देख रहा हूँ कि आगे सारे लोगों को फायदा होगा। नहीं, उसको लेकर कोई डाउट नहीं है हमको, लेकिन बावजूद इसके प्रोफेसर मुंसफ आलम जी, चैलेंजेस किस तरह के हैं? क्योंकि यहाँ पर 89 कंट्रीज़ को तो हमने देखा, लेकिन देर आर अदर कंट्रीज़ ऑल्सो जिनको हमने यहाँ पर नहीं देखा। उनके अपने कारण हो सकते हैं, हमारे इनवाइट उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। देर आर मल्टीपल रीजंस कैन बी। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय की इसमें बात हो रही है, और हम ये भी जानते हैं कि ये बहुत रैपिड चेंज होने वाली टेक्नोलॉजी है। हम ये भी जानते हैं कि ग्लोबली जो सिनेरियो है वो भी काफ़ी बदल रहा है, उसमें भी एक तरह का चेंज ओवर देखा जा रहा है। न्यू नॉर्मल्स जो हैं वो बदल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस सब में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड जिसको हम कहें कि कॉरपोरेशन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। बावजूद इसके भी इज देयर एनी चैलेंज, आप क्या देखते हैं? और या फिर क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो उन चैलेंजेस को भी देख के जल्दी से उनका रिड्रेसल भी खोज लिया जाएगा। देखिए, हर चीज़ में चैलेंज तो है। यहाँ पे किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रॉस एंड कॉन्स होता है। हमेशा हम ब्राइट साइड देखते हैं, कभी कभी डार्क साइड भी देखना चाहिए। चैलेंज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है कि यूज द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टीच इन अ रीजनल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। अब मान लीजिए कि एक टीचर हिंदी में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, उनके पास नोट्स हिंदी में है या इंग्लिश में है। अगर उनसे आप कहा जाए कि आपको उड़िया में पढ़ाना है, आपको बंगाली में पढ़ाना है, आपको तेलुगु में पढ़ाना है, आपको गुजराती में पढ़ाना है, तो बड़ी मुश्किल काम होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम AI का इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी से उस PPT को, उस वर्ड फाइल को, उस नोट्स को रीजनल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन अब जो चैलेंज है कि इंडिया के लिए हमारे पास 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, जिसके लिए हम आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम डेवलप कर लेते हैं, जिससे आसानी से हम उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ जगह पर जो चैलेंज है, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज है और जिसका कोई ग्रामर नहीं है, जैसे आपका भोजपुरी है, जैसे आपका डोंगरी है, इस तरह से हर 100 to 100 मीटर जाने के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो उसको मॉडल बनाने के लिए हमारे लिए परेशानी है, और बहुत सारे डेटा जो है डिजिटल डेटा मौजूद नहीं है। तो हमें करना क्या होगा कि डिजिटल डेटा बनाना होगा, और डिजिटल डेटा बनाने में टाइम लगेगा। अगर हमारे पास डिजिटल डेटा अवेलेबल है तो हम GPU का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर मॉडल हम बनाकर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मॉडल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करना, डेटा को लेना, क्योंकि डेटा है तभी हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। अगर डेटा हमारे पास नहीं है तो मॉडल को हम ट्रेन नहीं कर सकते। तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहूँ कि जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं ना, ब्राइट साइड इसका जो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका डार्क साइड है।
अभी तक पूरे दुनिया में जो हम लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं वो नैरो एआई है, वीक एआई है। अभी एक कंसेप्ट आ चुका है थ्योरेटिकल जनरल एआई, यानी वो कहता है कि हम इंसान के सारे कैपेबिलिटीज को हम एआई बेस्ड मशीन में दे देंगे। तो जस्ट इमेजिन कि अगर सारे के सारे कैपेबिलिटीज इंसान की अगर मशीन में हो गया तब तो मशीन हमारा पैरेलल खड़ा हो गया। तो ये तो एक सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जॉब क्राइसिस हो जाएंगी। तो ये भी एक चैलेंजेस हमारे लिए होगा, जॉब क्राइसिस होगा। यानी उसके बाद एक और कंसेप्ट आने वाला है जो अभी कंसेप्चुअल है, जिसको सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं या स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे, जो दैट विल वर्क बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा। तो मेरा एक सजेशन है कि इस पर रूल एंड रेगुलेशन बनना चाहिए हर कंट्री में कि किस लेवल तक, क्योंकि जो ह्यूमन को हार्म ना कर सके, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस तो बहुत तरह की है जो मैं देखता हूँ। ह्यूमन हार्म की तो बात होती ही है प्रोफेसर रमेश कुमार जी कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो ही तो एआई बना रहा है, वो ही तो सब चीज़ें बना रहा है, वही सब टेक्नोलॉजी। हम बनाने वाला कौन है? ह्यूमन है। लेकिन ह्यूमन रिप्लेस हो जाएगा, ये अपने आप में बहुत अजीब सी भी बात लगती है। लेकिन ये भी है कि मतलब अगर रिप्लेस नहीं भी होगा तो अगर क्लोन की शक्ल में या फिर बहुत हद तक उसी जैसी फंक्शनैलिटी अगर आ जाती है तो क्या उसमें आपका जो ब्रेन है, आपका जो इमोशंस हैं, आपके जो अलग अलग और चीज़ें हैं, क्या वो भी उसी तरीके से आपको लगता है कि वन फाइन डे हम वहाँ तक भी चले जाएंगे, या स्ट्रांगली कुछ ऐसे बैरियर्स अभी बना देने चाहिए ताकि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली जॉब, इट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी, वो कैसे रहे, उसको किसी तरह का हार्म ना हो, वो क्या किया जाना चाहिए फिर उसको लेकर? और क्या उस दिशा में भी सोचा जा रहा है या फिर अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी है और इसको इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि यही बड़ी इन थिंग है और इसी को लेकर बात होनी है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी के दो साइड्स हैं। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो उसके भी दो साइड हैं। आप न्यूक्लियर एनर्जी, आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन तो, वो हम नहीं बना रहे। मतलब वो कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया ना तो न्यूक्लियर बम बना रहा है। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम भी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना। हाँ, ये आपकी बात सही है, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। अब बात रही टेक्नोलॉजी की, एआई टेक्नोलॉजी की। तो देखिए, एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑलरेडी फ्रॉड्स होने शुरू हो गए हैं। अब आप दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अभी हाल में ही एक इंसिडेंट मैंने मालूम चला कि किसी ने आपका फ़ोन मांगा कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, मुझे इससे कांटेक्ट करना है, आप अपना मुझे फ़ोन दे दीजिए। ठीक है, तो उसने इसका फ़ोन लिया, उस बहाने उसने कहा आप मेरे इस फ़ोन पे आप देखिए, उसने उसका बायोमेट्रिक एक्सेस कर लिया। अब उस बायोमेट्रिक एक्सेस से अब वो उसके सारे पैरामीटर्स बायोमेट्रिक के अवेलेबल हो गए। अब उसको यूज़ करके कल के दिन वो एक अकाउंट क्रिएट कर सकता है और बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो अब देखिए, इसके दो पहलू हैं। सरकार भी हर जगह क्या क्या करे, लेकिन सरकार करे भी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे नियम कानून बनने चाहिए जिससे कि कोई भी इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उससे किसी का नुकसान होता है, फ्रॉड होता है सोसाइटी में, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो ऐसे एआई टूल्स को डेवलप करने पे पाबंदी हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये हम सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इन एआई टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। मतलब हर जगह आपके पीछे पीछे, हर इंसान के पीछे एक एक पुलिस नहीं लग सकती है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें खुद को भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी को हम एक अच्छे रूप के लिए यूज़ करें, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। जो पहले डिसीज़, बीमारी जब एक बहुत ही खराब रूप ले लेती थी, उसके बाद मालूम चलता था,
क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर, शरीर के अंदर क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में चीजें मालूम नहीं चलती थी। राइट। लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब आप कहते हैं काफी सारी मशीन्स हैं, MRI, पैट मशीन, एंजियोग्राफी, उसके थ्रू वो शरीर के हिस्से को देख सकते हैं, पहले मालूम कर सकते हैं उसका इलाज। अब इसका भी वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो तो हम ये कह सकते हैं लास्ट में कि जो AI है वो बहुत अच्छा है और उसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं, और न सिर्फ आउटकम्स हैं बल्कि आने वाला जो फ्यूचर है वो भी AI का है, लेकिन हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल जी, और प्रोफेसर मुंसफ आलम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो हमारा ये शो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल का पता नोट कर लीजिए, DD Urdu Specials@gmail.com। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।